है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए समझने की बात यह है, डेल्टा बनेगा तो सिंपल सी बात है कि वहां पे नदी बेसिन का गाद भी बनेगा। और गाद क्या होता है, जो मिट्टी हम वहां से, जो नदी वहां से बहा कर लाती है, और वहां पे जब गिरते समय चारों एरिया में जब डेल्टा बनेगा तो इधर गाद बहुत सारे उसके मिट्टी क्या होते हैं वहां पे कलेक्ट हो जाते हैं, उसे कहते हैं कि नदी बेसिन गाद कहते हैं। उसके बाद क्या है, प्लानोसोइल। उसके बाद कहता है प्लानोसोइल। ये क्या होता है, यह होता है ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र। आप क्या देखिए, सबसे पहले कहां हम स्टार्ट किए, निचला क्रम, जहां की डेल्टा बन रहा है। उसके बाद जो गाद बना वहां हम पहुंचे, और गाद के बाद हम कहां पहुंचे, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र पहुंचेंगे। उसके बाद उच्च अक्षांशीय प्रदेश पहुंचेंगे। तो ये क्या है, एक सिस्टम चल रहा है, ठीक है। और ये कहां पे, आपको बता दें, आर्द्र, सब जगह क्या मिलेगी, कैसी मिट्टी मिलेगी, आर्द्र जलवायु वाली मिट्टी मिलेगी। क्योंकि जहां पानी जाके गिर रहा है नदी का, वहां की मिट्टी क्या होगी, नमी वाली होगी, सिंपल सी बात है, आर्द्र वाली होगी। उसके बाद जहां पे गाद बना रहेगा उसको भी जब आप हटाएंगे तो उसके नीचे आपको नमी मिलेगी, आर्द्र मिलेगा। पर्वतीय एरिया में भी जाएंगे, जब प्लानो जब बेसिन जाएंगे तो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पे भी आपको क्या, उससे थोड़ा सा कम मिलेंगे, लेकिन वहां भी आर्द्र मिलेंगे। उसके बाद कुछ अक्षांशीय प्रदेश में तो आपको बता चुका हूं कि वहां पे तो मिलते ही मिलते हैं। तो क्या हो गया आपका, मेडोसोल हो गया, प्लानोसोल हो गया, और एक लास्ट में एक आता है बोआर सोल। आप कहते हैं सर ये कौन सा सोल आ गई, यही क्वेश्चन पूछेगा कि बोआर सोल से आप क्या समझते हैं, मिलान करिए। या बोआर सोल किस जलवायु एरिया में पाई जाती है, या यह कहेगा कि आज जलवायु एरिया में पाए जाने वाले कौन कौन से मिट्टी हैं। तो ये चीजें आपको कैसे कवर करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक, तो ये चीज, वो जो चीज मैं बता रहा हूं, इसे क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यह चीज जाना बहुत जरूरी है। तो बहुत सा मतलब, बहुत से किसे कहते हैं, उच्च अक्षांशीय प्रदेश में पाए जाने वाली मिट्टी क्या कहती है, बोआसोल कहती है। आपको पता था बोआसोल क्या था, आगे जान जाइएगा। तो बोआसोल क्या होता है और प्लानोसोल क्या होता है। तो प्लानोसोल उच्च पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है, उच्च पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। तो ये जानिए, मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि चलिए मिलान करिए। अब यहाँ पे देगा ईट को मिलान करने का डेल्टा से देगा, कौन सा सही सुमेलित है दे देगा। तो इसको कैसे क्लियर करेंगे, आपको ये चीजें पता रहेगी तभी तो कर पाएंगे। बहुत सारी किताबों में ऐसे डिस्क्राइब करके नहीं बताया है, आप पढ़ते रहे एनवायरमेंट, नहीं कवर हो पाएगा। उसके बाद दूसरा क्या है, और शुष्क या अर्ध शुष्क। तो इसमें क्या है, इसमें कौन कौन से तत्व पहले पाए जाते हैं। तो आप देखिए ये मतलब क्या होता है, बात सुनिए, मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, यह सैलाइन अल्काइन जो एरिया पाए जाते हैं उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास, और साथ में आप कर सकते हैं सोडियम, ये क्या मिला है, यह सब वहां के एरिया में मिलेंगे। यह ऐसी युक्त लैंड हो जाएंगी। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम वाली लैंड मिल जाएंगी आपको। ये जो लैंड मिलेंगी इनको हम कहते हैं कौन सी लैंड, सैलाइन। यह नोट करिए, सैलाइन लैंड कहते हैं। सैलाइन के बाद कौन लैंड कहते हैं, अल्काइन लैंड कहते हैं। अब यह आप नाम नहीं सुने होंगे, यह कौन सी लैंड होती है। अब आपको समझ में आएगा कि सैलाइन और, हाँ आप जो करें सही है। देखिए यहाँ पे चूंकि यह देखिए सोडियम जहां मिलेगा वह लैंड कैसी होगी, क्षारी होगी कि अम्लीय होगी, ये तो बात हो है कि नहीं। तो जैसे मिट्टी जहां भी मिलेंगे वह किस एरिया में पाए जाएंगे, शुष्क या अर्ध शुष्क एरिया में पाए जाएंगे।
ये बात नोट कर लीजिएगा। तो यह मिट्टी जो है जहाँ पाए जाएंगे, कहाँ पाए जाएंगे, कभी कभी आप देखते होंगे कहीं कहीं जब पानी के स्रोत निकाले जाते हैं तो मिट्टी नमकीन लगती है। मिट्टी क्या, वो पानी नमकीन लगता है, वहां का पानी पीने योग्य नहीं होता। जैसे में मथुरा चले जाइए, मथुरा, आगरा चले जाइए, वहां का पानी पीने वाला नहीं है, पानी पियेंगे तो नमकीन टाइप लगता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वहां की मिट्टी किस तरह की होगी, शुष्क या अशुष्क होगी, और यह कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे जो तत्व हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि यह जो मिट्टी कहाँ भारत में कैसे पाई जाती है। इससे बहुत पहले जो कन्नौजिया लोग हुआ करते थे, धोबी लोग हुआ करते थे, वह एक मिट्टी में कपड़े को लपेट करके धुला करते थे, जिससे रेह करते थे। आपने कभी धुला है? कभी जानती नहीं है। वो मिट्टी इतनी अच्छी होती थी कि उसको मिट्टी में पहले लपेट लिया था, उसको इतना साफ, वो पूरे कपड़े को साफ कर देती थी। ठीक है। तो पहले लोग ऐसे ही कपड़ा धुला करते थे। पहले कहाँ सब, जब आप याद कल्पना करिए आप लोग कि जब डिटर्जेंट नहीं रहा होगा उस टाइम पीरियड में लोग क्या यूज करते थे। तो यही जो काली मिट्टी जो बताया था आपको, जो छिलका, जो काली मिट्टी है, उस मिट्टी को ला करके लिपाई पुताई होती थी, बाल में लोग लगाते थे। और आज भी देखते हैं काली मिट्टी जो कहते हैं कौन सा मिट्टी है, उसे चेहरे पर लगाते हैं। तो जो नेचुरल रूप से जो थी उसको तो सब लोग एक्सेप्ट करते थे। अब ये चीजें बताने का प्रयास किया क्या है, यह समझ लीजिए। भारत में कहाँ पाई जाएगी, तो आप कहेंगे भारत में इसे रेह या ऊसर कहते हैं। क्या कहते हैं भारत में इसे, क्या कहते हैं भारत में, रेह या ऊसर। ऊसर घूमने की ना, जहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जहाँ धूल उड़ते रहते हैं, रे या ऊसर कहते हैं। जिसे कलाव कलाव कहते हैं, कलर कलर कहते हैं, तमाम प्रकार की बातें कर सकते हैं। ठीक है। दीपक जी समझ बात आ रही ना आपको? चलिए नोट कर लीजिए, आप भी नोट करिए। इसके बाद वाले टॉपिक से आपका स्टार्ट करिए। ये भी आपका मृदा पढ़ना है, इसमें है सॉल्व दिया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और आप पढ़ेंगे तो बेकार नहीं जाएगा आपका। ठीक है, सर नोट करिए। हिंदी में लिख रही है ना सर? देखिए हिंदी में, देखिए क्षेत्रीय प्रवाह के कारण, क्षेत्रीय प्रवाह के कारण अपर्याप्त अपवाह व्यवस्था। मैं बताना चाहूंगा, अपवाह जानते क्या है? अपवाह, अपवाह मतलब जैसे मैं पानी के जो बहने का क्रम होता है, तो वह सही ढंग से, हमेशा उसका नेचर होता है कि ऊंचे से नीचे जाता है, तो उसको सही दिशा में देंगे तो वह किस दिशा में होता है, वो क्या होता है, अपवाह होता है। क्या, चलिए, कितनी चौड़ाई में लेके बह रहा है, कितना वो चीजें, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूं क्या, कि क्षेत्रीय प्रवाह के कारण अपर्याप्त अपवाह व्यवस्था होने पर, अपर्याप्त अपवाह व्यवस्था होने पर, हो गया, होने पर अंतः स्पंदन का दर, अंतः स्पंदन, आप देखिए ये भी समझिए, अंतः स्पंदन बता रहा हूं। अंतः स्पंदन का मतलब होता है जैसे यह अपवाह जा रहा है, कोई इधर बह 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 रहा है, अब नदी जा रही है, सब बहने का रास्ता है। लेकिन जब ऐसे में बहेगी तो पानी का जो फ्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो उसे कहते हैं अंतः स्पंदन। ठीक है ना। अंतः स्पंदन का दर नगण्य हो जाने के कारण, या कम हो जाने के कारण, नगण्य हो जाने के कारण जल भराव की स्थिति, जल भराव की स्थिति में हाइड्रोमार्फिक मिट्टी का विकास होता है। जल भराव की स्थिति में हाइड्रोमार्फिक मिट्टी या लैंड का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार की मिट्टी में
इस प्रकार की मिट्टी में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का दर भी कम हो जाता है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का दर भी कम हो जाता है। दर कम हो जाता है, जिससे मिट्टी का पूर्णतः विकास नहीं हो पाता। अब आप देखे होंगे कि गंगा जी किनारे वाले जितने भी लैंड है वहां पे तरबूज खरबूज ये सब, अब वहां पे आप सोचेंगे कि धान गेहूं ये फसल के पता कर नहीं, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वह बलुई मिट्टी होती है, पानी तुरंत आता है सोखे पानी से। तो यहाँ पे क्या होता है, वही बता रहा हूँ कि अंतः स्पंदन का प्रवाह जब कम हो जाता है, इसी कारण यहाँ पे उस मिट्टी को डेवलप नहीं किया जा सकता, इसीलिए रासायनिक और भौतिक परिवर्तन इसमें नहीं हो पाते हैं। अब वही चीजें जब कभी कभी बाढ़ आती है और वही मिट्टी जब बह करके कहीं दूर तक चली जाती है, तो वह उसमें, हाँ, फ्लड के समय में, बाढ़ होने के समय में, उसके बाद क्या होती है, धीरे धीरे वो जलोढ़ मिट्टी कराती है, मतलब चेंज हो जाती है, और वो मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। अब बात समझिएगा, वहीं पे जो मिट्टी फ्लो करके जाती है बहती है, वहां पे कट जाती है और उसके बाद वो मिट्टी काम करती है, लेकिन यहीं पे जो लगातार डेल्टा बन रही है वहां पे यह इंपॉर्टेंट नहीं है। परिवर्तन के बाद क्या बोला सर जी आपने, ओके ओके, वही रासायनिक परिवर्तन का दर कम हो जाता है। पहला क्या 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 होता है कि हाइड्रोमार्फिक मिट्टी निर्माण होती है, और यही कारण है कि वहां पे रासायनिक और भौतिक परिवर्तन का दर कम हो जाता है, जिससे मिट्टी का पूर्णतः विकास नहीं हो पाता, जिससे मिट्टी का पूर्णतः विकास नहीं हो पाता। ठीक है दीपक जी। आगे देखिए, आर्द्र जलवायु प्रदेश में, आर्द्र जलवायु प्रदेश में जल भराव होने पर, जल भराव होने पर जल भराव होने पर जहां कार्बनिक पदार्थों के विघटन का दर नगण्य होने से, जहां कार्बनिक पदार्थों के विघटन का दर, विघटन सॉरी ना, विघटन, विघटन बढ़ना नहीं होता है, विघटन मतलब क्षरित होना, कम होना। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखवाया हूँ, जहाँ कार्बनिक पदार्थों के विघटन का दर, मतलब जो कार्बनिक पदार्थ है जो, हाँ, वह धीरे धीरे कम होते जाते हैं, इसे विघटन कहते हैं। देखिए मैं बीच बीच में जो पूछ रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है कि नहीं। देखिए क्या है ना कि अब यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश ये जो बता रहा हूँ, आप अब कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो आप लिख लेंगे, तो इसमें कोई यह वैल्यू नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी आते हैं और हिंदी बोर्ड के बच्चे भी हैं, तो सबको लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए जहां जहां टफ हिंदी पड़ेगी वहां वहां बता देगा। ठीक है, वेतन का दर नगण्य होने से, नगण्य मतलब समझ रही ना, हाँ, कम होने से, समाप्त होने से अविघटित कार्बनिक पदार्थों का, जो कि देखिए अविघटित मतलब जो कम ना हो सके, जो घट ना सके। ठीक है, घटना बढ़ना, तो घटना मतलब अविघटित, घटित, ठीक ना। देखिए अविघटित पदार्थों की मात्रा अधिक हो जाती है, अविघटित पदार्थों की मात्रा अधिक हो जाती है, वहीं मृदा की अम्लीयता, वहीं मृदा की अम्लीयता अम्ल और क्षार जानती है ना। हाँ हाँ हाँ, बेस और एसिड, इसलिए पूछ लिया गया, नहीं पता तो बताते हैं। ठीक है, बताता, अम्लीयता आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों की मिट्टी में, आसपास के क्षेत्रों की मिट्टी की अपेक्षा
आसपास के क्षेत्रों की मिट्टी की अपेक्षा अधिक हो जाती है। हो गया क्लियर? परावर्तन लिखिएगा यहाँ पे। देखिए, भारत में नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई प्रदेश, भारत में नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्र, भारत में नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्र की हाइड्रोमार्फिक मृदा को डेल्टाई क्षेत्र की हाइड्रोमार्फिक मृदा को पीट मृदा कहते हैं। पीट मृदा कहते हैं। पीट मृदा कहते हैं जहां समुद्री जल के प्रवेश करने के कारण, जहां समुद्री जल में प्रवेश करने के कारण, जहां समुद्री जल में प्रवेश करने के कारण मिट्टी के ऊपर की परतों में मृत्युंजय जी क्लास बहुत देर चल रही है, 25-26 मिनट हो चुका है। मिट्टी के ऊपर की परतों में नमक या लवणों की मात्रा अधिक होती है। लवण मतलब क्षारीयता जो होती है, बेस या वो कहते हैं, बेस के बाद क्या बोल रही हैं आप? एसिड की मात्रा। अधिक होती है। इस प्रकार की हाइड्रोमार्फिक मृदा को नदी बेसिन के समीप, नदी बेसिन समझ रही ना? नदी बेसिन के समीप बाढ़ के मैदान में मिडोसोल ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में प्लानोसोल और उच्च अक्षांशीय प्रदेश में हिमगलन के कारण हिमगलन के कारण जल भराव वाले क्षेत्रों में बॉग सॉइल पाई जाती हैं। बीओजी बॉग सॉइल पाई जाती हैं। कौन सा मिट्टी पाई जाएगी? बीओजी बॉग सॉइल पाई जाती है। पराचेंज लिखिएगा। पराचेंज अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु क्षेत्र में, अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु प्रदेश में, अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु प्रदेश में हाँ गाते जी, हिंदी क्लास होगी आज, ठीक है ना?
क्या लिखे हैं आप लोग, वहीं शुष्क या अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र में अपर्याप्त अपवाह व्यवस्था होने पर, अपर्याप्त अपवाह व्यवस्था होने पर सेलाइन व अल्काइन मृदा का विकास होता है। सेलाइन व अल्काइन मृदा का विकास होता है। इस प्रकार की मृदा में जल के वाष्पीकृत होने के कारण, जल के वाष्पीकृत होने के कारण, वाष्पीकृत नहीं समझिए, वाष्पीकृत, वाष्पीकरण जानती हैं, जब आप देखेंगे कि जब पानी कहीं कलेक्ट होता है तो सूर्य उसको ऑब्जर्व करता है, हाँ, तो उसे वाष्पीकरण क्रिया करते हैं। तो क्या लिखवाया हूं, वाष्पीकृत होने के कारण जल में घुले हुए सॉल्ट या नमक, सर इसका रिकॉर्डेड क्लास भेज दीजिएगा, ओके मित्र जी, मिल जाएगा आपको। जल में घुले हुए नमक या लवण का मिट्टी के ऊपर की परतों में, का मिट्टी के ऊपर की परतों में निक्षेपण होता है, ऊपर की परतों में निक्षेपण होता है। उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में जहां, जो बतलाया था एग्जाम्पल मथुरा और बता रहा है, उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में जहां नहर के सिंचाई के कारण, नहर की सिंचाई के कारण या नहर सिंचाई के कारण राज्यों में जहां नहर सिंचाई के विकास के कारण, कर दीजिए, नहर सिंचाई के विकास के कारण, विकास के कारण जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई, जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई। वहां की सलाइन व अल्काइन मिट्टी को, वहां की स्लाइन और अल्काइन मिट्टी को रेह, कामा ऊसर और कहीं कहीं कल्लर, रेह, वहां की मिट्टी को रेह, ऊसर या कहीं कहीं पे कल्लर, कलर मतलब COLLER रहेगा, कल्लर, तो कल्लर कहते हैं, क्या कहते हैं, कल्लर कहते हैं, कल्लर कहते हैं। यह रहा आपका हाइड्रोमार्फिक सोल का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया हूं कि आर्द्र जलवायु प्रदेश के एरिया में क्या पाए जाते हैं, शुष्क या अर्धशुष्क एरिया में क्या पाए जाते हैं, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कैसे मिलान करेंगे आप, कैसे आप क्लियर करेंगे उस चीज को। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आई होगी। क्या नाम आपका है, साक्षी, सचिन, सच्ची, तो सच्ची आप देख लीजिए जो चीज बतलाया हूं मैं, यहाँ तक आपको समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से लैंड किस एरिया में रहती हैं और किस वजह से क्या क्या उसका लैंड का नाम पड़ा, और वे इस एरिया में जो अर्धशुष्क एरिया पाए जाते हैं उसमें क्या क्या निक्षेपण क्या होता है, कौन कौन से वहां पे मेटल पाए जाते हैं, उसकी वजह से वो मिट्टी कैसी बन जाती है। तो वह मिट्टी भारत में रे ऊसर कलर कहलाती है और सैलाइन अल्काइन मिट्टी कहलाती है। यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, सबको समझ में आई मेरी बातें, क्यों बोलिए आप लोग। प्रवीण बानो अभी याद जुड़ रही हैं, चलिए चलिए भी गई आप, ठीक है। अब देखिए इन्वायरमेंट की जो क्लास है, यहाँ पे आपको तो चीज समझ में आ गया। अब इसमें आपको चीज और जानना है कि जो जलवायु होती है वो जलवायु का क्या रोल होता है। अब जलवायु में एक होती है, आप देखेंगे कि
जोन होता है, जोन मतलब मंडल, जोन, जोन एक एक जोन होता है और एक होता है इंट्रा जोन होता है। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है मंडल या जोन और दूसरा होता है इंट्रा जोन या अंतर मंडल। तो दो चीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? आप जैसे मैं कल बतलाया था, इससे पैट जोन क्या होता है, पैट जोन मिट्टी कौन सी होती है, चेनोजेन क्या होता है, ये कल बता चुका हूं। तो आप मंडली वाले में आप जानेंगे तो जो जोल होता है, जोल में दो पाई जाती हैं, एक होता है प्रेडजोल, एक होता है चेनोजेन। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है सर? क्या ऑफलाइन क्लास भी चल रही है? यस यस यात्री जी, ऑफलाइन क्लास भी चल रही है और ऑनलाइन क्लास भी चल रही है। सर अब हिंदी का क्लास स्टार्ट कीजिए 8:30 बजे से, ठीक है ना? परेशान मत होइए, स्टार्ट कर देंगे क्लास, वही 8:30 बजे स्टार्ट करेंगे। इसको कवर कर लेने दीजिए, 10 मिनट अभी छोड़ेंगे, उसके बाद आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। ये क्लियर हो गया? यस या नो? क्लियर हो गया? यस या नो? आगे बढ़े। अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं टुंड्रा एरिया की। ये आप जानते होंगे टुंड्रा, व्हाट इज टुंड्रा? टुंड्रा मतलब ये होता है कि जैसे आप कभी कभी जब पर्वतीय माउंट वाले एरिया में चढ़ेंगे तो वहां बहुत सारे आप देखेंगे कि आइस वाला जो एरिया है, वहां के जो लैंड होती है उसे टुंड्रा लैंड कहते हैं। मसला कि जैसे हमारा नॉर्थ पोल है चाहे साउथ पोल है, वहां पे रहने वाले जैसे साइबेरियन भालू हो गए, साइबेरिया जो एरिया हो गया, वह क्या है वहां पे टुंड्रा वाले एरिया के लोग, हाँ, दोनों तरफ पाई जाती हैं। तो सारे लैंड का डिवाइड अभी मैं बताऊंगा कैसे। तो जैसे मैं ये एक चीज बताया था कि यहाँ पे आप नहीं थी, यहाँ पे एक होता है जो मेन इक्वेटर जो काटता है, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ से जब आप ऊपर जाएंगे चाहे नीचे जाएंगे तो यहाँ के एरिया को क्या कहेंगे, यहाँ के एरिया क्या कहेंगे, सेम ये फॉलो करते हैं। उसके बाद जब यह आप कर्क रेखा और मकर रेखा आपको पता होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो ये वाला पोल होता है और ये वाला पोल होता है, ये क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो यहाँ पे ये वाली जो एरिया होती है, ये वाली जो एरिया होती है, ये पूरी तरह से क्या होती है, ये आप टुंड्रा वाली एरिया कहलाती है। ठीक है, 90 डिग्री से ऊपर, यस यस मृत्युंजय जी, 90 डिग्री से ऊपर वाली एरिया को टुंड्रा एरिया कहते हैं। ठीक है, आपको पता है, अच्छी बात है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। ठीक, तो आज उसके बारे में हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि क्या है टुंड्रा वाले एरिया में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे आपको जानने से पहले एक बात समझिएगा कि ये जो जलवायु प्रदेश में क्या होता है, हिमगलन होता है। क्यों? यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हिम का गलना, बर्फ का गलना, हिमगलन, हिमगलन होगा। सिंपल सी बात है, जब सूर्योदय होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे हिमगलन होगा। तो हिमगलन के कारण क्या क्या प्रोसेस होंगे ये नोट कर लीजिए। जब यह हिमगलन का काम होगा तो वह पिघल करके बर्फ कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो मेन क्या हो रहा है, हिमगलन का जो रीजन हो रहा है वही क्या करेगा, जल भराव होने पर क्या करेगा, जल भराव करेगा। कहाँ करेगा, जहां उसको जगह मिलेगी। सिंपल, मैंने जैसे में जब बर्फ पिघलती है वही तो नदियों में जाती है। मैं बात नहीं, मैं पर्वतीय एरिया की बात कर रहा हूँ। साइबेरियन में कौन सा बताइए, वहां की बहुत सारे ऐसे, हमारे यहाँ नदियां कई प्रकार की पाई जाती हैं। एक नदी पाई जाती है जो सतत प्रवाह में रहती हैं, वह कहाँ से पानी आता है, वहीं से आता है। तो वहां की मैं बात कर रहा हूँ।
वहां के, और जो नॉर्थ पोल था तो कभी तो वहां सूर्य पहुंच ही नहीं पाएगा, टेम्परेचर वहां पहुंचे, वो कहाँ पिघलती है, वो तो बर्फ के मोड में ही रहती है। लेकिन जहां पिघलती है वहां की बात कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूँ, ये इसीलिए नोट करवाया हूँ। इसको लिखने का मेन कारण यही था, हिमगलन के कारण। अगर हिमगलन नहीं होगा तो जल भराव भी नहीं होगा। तो जल भराव होने पर क्या होगा, तब जल भराव होगा। जल भराव होने पर क्या होगा, जल भराव जब हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। क्या फिजिकल और केमिकल रूप से, भौतिक एवं रासायनिक। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का दर नगण्य हो जाता है, चाहे कम हो जाता है। अब यहाँ पे आपको देखेंगे कि जो मिट्टी की अम्लीयता होती है, बेस होता है, जो मिट्टी की अम्लीयता, मिट्टी की अम्लीयता पोरजोल मिट्टी से अधिक हो जाती है। अब यहाँ पे जो मिट्टी की अम्लीयता है किससे अधिक हो जा रही है, एक मिट्टी होती है पोरजोल, पोरजोल मिट्टी होती है, इसकी बहुत अधिक होती है अम्लीयता, इससे यह अधिक हो जाती है, इससे यह अधिक हो जाती है। तो मिट्टी की अम्लता पोरजोल की अम्लता से क्या होती है, अधिक हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे अविघटित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। क्या, अविघटित पदार्थों की मात्रा में क्या हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है, बढ़ जाती है। और इसी कारण किसे, यह जो पूरा जो चेन चल रहा है, यह किसी का चल रहा है, यह चल रहा है आपका ग्लाइजेशन। ग्लाइजेशन ग्लाइजेशन या ग्लेयीकरण कर सकते हैं, ग्लेयीकरण कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका क्या, पूरा टुंडा का मैं पोस्टमार्टम कर दिया हूं। कल पढ़ाऊंगा आपको भूमध्य सागरी जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरी या इक्वेटर ओशियन जलवायु प्रदेश। ठीक है, किसी कोई डाउट, यस या नो, किसी कोई डाउट? क्योंकि अभी 8:30 से क्लास स्टार्ट करनी है उसको, तो उसको थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको प्रॉब्लम देखिए बताया क्या, टुंडा वाले एरिया में जहाँ हिमग्रहण होगा वहां पे जब वहां होने पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का दर कम हो जाना था। जब ये कम हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, मिट्टी की अम्लता बढ़ जाएगी, इससे पोषक की अम्लता बहुत अधिक होती है, तो इसके अपेक्षा इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी पोषक की अपेक्षा। और जब यह हो जाएगा तो अविघटित पदार्थों की मात्रा भी बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो सोचिए कैसी मिट्टी पाई जाएगी। तो ये पूरा कैसे टुंडा के एरिया की मैं बात कर दिया, और यह ग्लाइजेशन के कारण हो रहा है, ग्लेयीकरण के कारण होता है। ठीक, ये पूरा प्रोसेस क्या कहता है, ग्लाइसेशन कहता है। ये पूरा प्रोसेस जो चंद बताया हूँ क्या कहलाएगा, ग्लाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो क्लास को एंड करें, आप लोग बताइए, बताइए आप लोग। मृत्युंजय जी, हाँ मृत्युंजय जी बोलिए। हाँ सर, क्या बोल रहे हैं, कह रहे आवाज नहीं आ रही है आपकी, क्या चीज? ग्लोबोजाई क्या लिखे हैं, ग्लोबलाइजेशन लिखे हैं। नहीं ग्लोबलाइजेशन नहीं है, ग्लेज, ये लिखा हूँ ग्लेइजेशन, का तो ग्लेइजेशन कहते हैं इसे। उसको ठीक है, हिंदी में लिख दीजिए, ग्लेइकरण को कहते हैं ग्लेइजेशन, ये उसको टोटल हिंदी में, एरिया ग्लेइजेशन कहलाती है। उसको हिंदी में लिख दीजिए सर, हिंदी में, हाँ, उसको हिंदी में लिख दीजिए। अच्छा हिंदी में लिखते हैं, ग्लेइकरण कर दीजिए ना, ग्लेइकरण।
उसको हिंदी में और रासायनिक भौतिक एवं रासायनिक के परिवर्तन का दर लिखे हैं, दर रेशियो। क्या बोल रहे हैं? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का दर नागण्य दर है। नगण्य, नगण्य, नहीं दर दर, नगण्य होता है। नगण्य अच्छा मतलब दर, जानिए, उसके नीचे दर लिखा लिखे है नगण्य, दर है उसके दर, बाद दर है, अच्छा। रासायनिक परिवर्तन का दर। दर मतलब जानते हैं? हाँ रेशियो। हाँ, दर नगण्य होता है। और कुछ? नहीं और तो राइट, ऑल राइट सर। ठीक ठीक है, है। तो क्लास को एंड करें आप। हाँ ठीक है, थोड़ा वीडियो रिकॉर्डेड अभी हम इसको हिंदी के बाद से उसको नोट करेंगे। क्या चीज? हिंदी क्लास के बाद जो इन्वायरमेंट का पढ़ा है ना, उसके बाद से उसको मैं उसको ठीक है, ठीक है, अपडेट। वो सर से कर ये कर देती थी ना। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर।